किसान साथियों नमस्कार। जब भी कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसके मुद्दों में भटकाव आना स्वाभाविक है और लंबे आंदोलन में कुछ पॉलिटिकल मोटिव नेता अपने निजी स्वार्थ भी तलाश करते हैं। जैसा कि इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि एसकेएम में 9 मेंबर कमेटी के नाम पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर पावर हैं वो सेंट्रलाइज होती जा रही हैं, जिस पे हरियाणा संयुक्त मोर्चा के साथियों ने एक आवाज भी उठाई, सवाल उठाए और खामियाजा भी भुगते। और पहली बार ये चीजें उनका डिस्प्यूट था, इश्यूज था, जो उन पे एलिगेशन हुआ वो इस चीज को लेके हुआ कि इन्होंने 3 कानून में संशोधन को लेके अपने बयान सार्वजनिक किए हैं। तो चलिए उस संशोधन को समझ लेते हैं। संशोधन को सामान्यतः जो भी लेमैन की भाषा कहते हैं, आम नागरिक की 90% किसान इसको समझ नहीं पाते। प्रशासनिक दृष्टि में ये लिमिटेड एक सरल प्रक्रिया है जिसपे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना कोरिजेंडम शुद्धि पत्र निकाल के उसमें कोई भी सुधार उसमें अपने आदेश में कर सकता है, उसे भी संशोधन के नाम से जानते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जब कानून में हम पढ़ते हैं तो उसको रीडिफाइन जैसे लीगल वर्ल्ड में कैसे किया जाता है, यानी कि किसान आंदोलन में 3 कानूनों में संशोधन हो तो क्या वो प्रशासनिक होंगे या कानूनी होंगे? वो निश्चित तौर पे कानून होंगे और इसके लिए पार्लियामेंट का डोमेन है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अमेंडमेंट इज लेजिस्लेचर प्रोसेस दैट इज रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 248 एंट्री 97 लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल, यानी कि 368 में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ना छेड़ी जाए। और अमेंडमेंट के क्या स्कोप है, क्या प्रक्रिया है, हर जो नौजवान या किसान जानना चाहता है उनको प्रोविजंस पढ़ने चाहिए। उनको पढ़ना चाहिए 9 जजों का फैसला, जो केशवानंद भारती का फैसला आया था 1973 में। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी का फैसला आया वर्सेज राजनारायण का 1975 में। ये क्लियर हो गया है कि यदि ये 3 कानून अगर निरस्त भी होते हैं तो उसके लिए रिपील एक्ट पार्लियामेंट से मोदी जी को पास करना होगा। और यदि ये 3 कानून संशोधित होते हैं प्रो फार्मर एंगल से, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट में वही सबके हाथ खड़ा करके वोटिंग करके जो नए कानून के बनने में प्रक्रिया है वो ली जाएगी। राष्ट्रपति के साइन होंगे, स्टेट्स को रूल्स बनाने की पावर होगी, फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई दिया जाएगा। इसी दौरान कांग्रेस राज्यों में कुछ अमेंडमेंट इन 3 कानूनों में हुए हैं और वो कहाँ पे पंगु रहते हैं, जहाँ ट्रेड की बात आती है, कॉमर्स की बात आती है, मार्केट की बात आती है। तो जहाँ सेंट्रल और स्टेट जहाँ राइट क्लैश होते हैं तो वहाँ सेंटर जो लॉ है उसको प्रिवेल यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि हम ये मान के चले कि कानून निरस्त कर लिए जाए तो इन कानून के निरस्त में आपने देखा होगा साइलोज की चेन खड़ी हुई है, ई ट्रेड के ऑप्शन जाए हैं, वर्चुअल चेन के लिए फ्यूचर ट्रैक और रिलायंस की एक बड़ी मार्केट पे उनका कब्जा हो, वो लड़ाई उन्होंने उद्योगपतियों ने जीत ली है। और इससे पहले जब ये कानून नहीं थे तो खरीद होती थी, थोक के व्यापारी की होती थी, मंडी कुचक्कर था और सेंट्रल एजेंसी के थ्रू खरीद होती है जो केंद्र द्वारा संचालित होती है। तो यदि आप कॉरपोरेट को कब्जे में रखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पे भी नियंत्रण चाहते हैं कि आपकी फसलों पे, उत्पादों पे मंडी सुरक्षित रहे, तो आपको प्रो फार्मर अमेंडमेंट इन कानूनों को निरस्त करके किसानों के पक्ष के वे 3 कानून मार्केट, स्टोरेज और जो रेगुलेशंस के हैं वो अमेंडमेंट से ही संभव है। तो अमेंडमेंट्स एक लॉन्ग टर्म विजन है। और रही दूसरी बात एमएसपी कानून, यदि प्रो फार्मर इसमें अमेंडमेंट होते हैं और इसमें आपके 3 अमेंडमेंट प्रो फार्मर होते हैं तो ये 3 कानून बन जाते हैं मार्केट के, ट्रेड के। और WTO में भी भारत की संधि है और हमेशा पॉलिटिकल पार्टियां चंदों से चलती हैं तो उनकी रेगुलेशन हमेशा ही दखल रहेगा राजनीति में, सत्ता समीकरण में। तो आपको निश्चित तौर पे कानून ऐसा चाहिए जो कॉरपोरेट को भी अपने कब्जे में रखे, प्रधानमंत्री को भी रखे और बिचौलिया बाजार मार्केट को भी रखे। तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा, किसान के हित में प्रो फार्मर अमेंडमेंट है।
लेकिन कुछ नेता इस पे हाँ ना, यस नो और सिर्फ मंडी कानून पे क्यों आते हैं। जैसे कि आड़तियों ने शाहबाद की एक बहुत बड़ी आड़त की दुकान गुरुग्राम, उनको प्लांट किया गया किसान नेता की तरह। रज्जेवाल को पंजाब के आड़तियों ने प्लांट किया, तो उनका मेन थ्रस्ट था कि मंडी बचाई जाए, आड़ती बचाया जाए। तो किसान को सोचना पड़ेगा, हम यहाँ खेत किसानी और नस्लें बचाने के लिए आए हैं या मंडी के आड़ती को बचाने के लिए आए हैं। पहले किसान को बचाना होगा, खेती बचानी होगी, तभी अमेंडमेंट करके हम उन मंडियों को, उन आड़तियों को भी बचा सकते हैं। तो ये भरम जो इस मुद्दे पे था, मुझे लगता है इससे आपका क्लियर हो गया है। आपको ये जो दोनों एक्ट में कोट कर रहा हूं, केशवानंद भारती का भी और इंदिरा नेहरू का भी, और गोलकनाथ का जो फैसला था उसको ओवररूल्ड करके 9 जजों का फैसला था, इसको आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और संशोधन की क्या विधायिका या कानून प्रक्रिया है, वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, नए कानून के जैसे है, और वो जिसमें प्रधानमंत्री और कॉर्पोरेट तक बात उसका बाउंड होगा और किसान के हित में उसके दूरगामी फैसले होंगे। तो आपको उसका महत्व समझना चाहिए। जब आप मुद्दों को समझ गए तो आप नेतृत्व की चाल को भी समझ जाएंगे। ये कोशिश उन बागी किसान नेताओं ने हरियाणा से की है, सिर्फ इसलिए कि आपके मुद्दे जीवित रहे, आपका नेतृत्व हल उसके जैसे आप गाड़ी के पिंजोरे पे बैठते हैं, आप देखते हैं कोई सा बड़ा आडा तिरछा तो नहीं चल रहा, आपकी किसान के आंदोलन की गाड़ी खतरे में तो नहीं है। तो जब मुद्दे से कोई भटकता है नेतृत्व, और पॉलिटिकल पार्टियों के सारे में, इसमें बीजेपी के भी पोषित नेता हैं और कांग्रेस के भी पोषित नेता हैं, और बीच में लेफ्ट आता है जिनका बातचीत, उनकी किताब में कोई पन्ना ही नहीं है, बातचीत में विश्वास ही नहीं रखते, वो सत्ता और लोकतंत्र हटाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए देश भी हमारा है, लोकतंत्र भी हमारा है, हमें किसान के मुद्दों पे इन पे हल निकालना है। और बाकी राजनीतिक चर्चाओं के लिए तो टीवी डिबेट्स हैं, अखबार छपते हैं, और आपको भ्रमित करने के लिए 70 साल से कुछ चक्कर चल रहा है। तो मुद्दे को समझे, इसमें अपनी जो भी राय है वो कमेंट्स के साथ लिखें। जय किसान।